चलो हम लोग बात करते हैं डीसी मोटर की। किसकी बात करते हैं? डीसी मोटर की। जिस हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा था डीसी जनरेटर, ठीक है। तो डीसी जनरेटर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता था। अब हम बात कर रहे हैं डीसी मोटर की, ठीक है। अब पानी वाली मोटर ले लो, वही चीज़ है। मोटर, पानी वाली मोटर क्या करती है? उसको लाइट से जलाते हो, ठीक है। लाइट से चलती है वो, तो लाइट से चलती है वो, तब वो तुमको पानी देती है। यानी कि वो क्या कर रही है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। उसको तुमने विद्युत दी और आउटपुट में तुम्हें क्या मिला? पानी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार की डीसी मोटर होती है, ठीक है। तो डीसी मोटर क्या हुआ कि डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा को, यानी विद्युत तुमने दी उसको, वैद्युतिक ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और कैसी ये डीसी मोटर है? तो कौन सी? डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा, डीसी विद्युत को यह यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है, डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो मशीन होती है उसी को क्या बोला जाता है? डीसी मोटर बोला जाता है। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? डीसी मोटर की। तो ये डीसी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। अब हम लोग के घर में जो मोटर लगी है वो कैसी लगी? एसी मोटर लगी है। तो वो एसी विद्युत को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं डीसी मोटर की। तो डीसी मोटर की बात कर रहे हैं तो क्या है कि डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा को किस में बदलता है? ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को ही क्या बोला जाता है? डीसी मोटर बोला जाता है, ठीक है। अब वही डीसी मोटर बनाने के लिए निम्न चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निम्न चीज़ें मौलिक अवस्थाएं होती हैं। पहले आर्मेचर होता है, ज्ञान हो गया आर्मेचर के बारे में, ठीक है। आर्मेचर के अंदर ही फील्ड जो है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको कहाँ लगाया जाता है, कहाँ स्थापित किया जाता है? तो जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको कहाँ स्थापित किया जाता है? उसको आर्मेचर में स्थापित किया जाता है। कहाँ स्थापित किया जाता है? आर्मेचर में, ठीक है। उसमें क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग भी होती है। इसके बाद कार्बन ब्रश का भी प्रयोग किया जाता है डीसी मोटर बनाने में। और डीसी सप्लाई, यानी डीसी सप्लाई, डीसी मोटर है तो उसको सप्लाई कौन सी दोगे? क्योंकि विद्युत ऊर्जा को ही किस में बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। तो उसको सप्लाई भी कौन सी देंगे हम लोग? डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है। अब देखो, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की बनावट में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। ये डीसी जनरेटर से, ठीक है, जहाँ से डीसी जनरेटर से डीसी सप्लाई लेते थे और वहीं से क्या कर देंगे? डीसी सप्लाई, ठीक है, देने लगेंगे तो वो क्या बन जाएगी? डीसी मोटर बन जाएगी। ऐसे समझो। डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर क्या था? डीसी जनरेटर में क्या करते हो? तेल वगैरह डालते हो, उसमें डीजल वगैरह डालते हो तो उसको क्या बदलता है? यानी तुमने डीजल वगैरह उसको दिया, यानी यांत्रिक ऊर्जा दी, तब वो किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को। तो विद्युत ऊर्जा बदलता है यांत्रिक, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा वो तुमको डायरेक्ट तो मिल नहीं जाती है, तो विद्युत ऊर्जा कहाँ मिलती है? कार्बन ब्रश पे। तो दो कार्बन ब्रश लगे होते हैं, उन पे दोनों तार टच करते हो, तब जाके उस तार से हम लोग क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं। उसी से हम लोग कूलर पंखा वगैरह चलाते हैं। अब क्या कह दिया कि डीसी मोटर तुमको बनानी है, तो डीसी मोटर बनानी है डीसी जनरेटर में जिस जगह से तुम सप्लाई ले रहे थे, यानी जिस जगह से आउटपुट ले रहे थे, अब उसी तार में हमने क्या कर दिया? सप्लाई दे दी है। कौन सी? डीसी सप्लाई दे दी है। जब उसी में हमने डीसी सप्लाई दे देंगे, उसी कार्बन ब्रश में डीसी सप्लाई दे देंगे, यानी कि डीसी जनरेटर में जहाँ से हम लोग सप्लाई ले रहे थे, तो डीसी मोटर में क्या करेंगे? वहीं पर हम लोग सप्लाई दे देंगे। कौन सी सप्लाई देंगे? डीसी सप्लाई दे देंगे। जब हम उसी मोटर में डीसी सप्लाई कार्बन ब्रश पे दे देंगे जहाँ से हम लोग ले रहे थे आउटपुट, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? डीसी मोटर बन जाएगी। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की बनावट में कोई अंतर नहीं होता है। बस अंतर कहाँ होता है कि डीसी जनरेटर से जहाँ से सप्लाई ले रहे थे डीसी जनरेटर में, वहाँ पर अगर डीसी सप्लाई देने लगे, वहाँ पर क्या कर देने लगे? डीसी सप्लाई देने लगे वापस, तो वो मोटर हमारी कौन सी बन जाएगी? डीसी मोटर बन जाएगी, ठीक है। अब डीसी मोटर में कम्यूटेटर का काम क्या होता है? कम्यूटेटर पिछली बार भी पढ़ चुके हो। कम्यूटेटर का काम क्या होता है? ठीक है, तो डीसी मोटर में कम्यूटेटर का मोटर को डीसी सप्लाई प्रदान करना होता है।
मोटर को क्या करना होता है, डीसी सप्लाई। कम्यूटेटर डीसी में बदलता भी है, एसी को डीसी में बदलता है कम्यूटेटर, ठीक है। तो कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है, मोटर को डीसी सप्लाई प्रदान करना, ठीक है। अब डीसी मोटर के प्रकार, डीसी मोटर भी मुख्यतः 3 प्रकार की ही पाई जाती है, क्योंकि दोनों चैप्टर क्या सेम है। तो डीसी मोटर, तो पहली क्या है, डीसी सीरीज मोटर, दूसरा क्या है, डीसी शंट मोटर, और तीसरा क्या है, डीसी कंपाउंड मोटर। तो ये भी हमारी 3 प्रकार की होती है, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। तो ये 3 प्रकार की मुख्यतः होती है, ठीक है। डीसी शंट मोटर मतलब कि पैरेलल की बात हो रही है, ठीक है। अब डीसी मोटर का सिद्धांत, ठीक है, डीसी मोटर का सिद्धांत जो है वो किस पे आधारित होता है, चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे काम करता है। जो डीसी मोटर होती है हमारी, ठीक है, जो हमारी डीसी मोटर होती है वो किस पे काम करती है, चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। तो डीसी मोटर जो होता है हमारा चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। इसमें 2 जगह सप्लाई देते हैं, ठीक है। यह सेल्फ स्टार्ट होती है, यह क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। एक जहाँ स्टेटर में और एक कहाँ देते हैं, सॉफ्ट में देते हैं, एक रोटर में देते हैं, एक कहाँ देते हैं, रोटर में दी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है, 2 जगह सप्लाई, किसमें, डीसी मोटर में 2 जगह सप्लाई दी जाती है, ठीक है। डीसी मोटर में क्या होती है, 2 जगह, इसमें 2 जगह सप्लाई देते हैं, ठीक है। और ये सेल्फ स्टार्ट होती है, ये मोटर कैसी होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है, ठीक है। एक कहाँ दे देंगे, एक हम सप्लाई देंगे स्टेटर में, एक सप्लाई कहाँ देते हैं हम लोग, एक सप्लाई देते हैं स्टेटर में देते हैं, ठीक है। एक सप्लाई हम लोग स्टेटर में देते हैं और एक सप्लाई कहाँ देते हैं, रोटर में देते हैं। स्टेटर क्या होता है मालूम है, स्टेटर क्या होता है, स्टेटर होता है बॉडी, स्टेटर क्या होता है, बॉडी होता है, ठीक है। जो मशीन की बॉडी होती है उसको बोलते हैं स्टेटर। तो एक सप्लाई तो हम लोग स्टेटर में देंगे और दूसरा क्या भाग देते हैं, इस किस्म, दूसरा किस में देंगे, रोटर में देंगे। रोटर क्या होता है, जो ऐसे गोल गोल होता है, ठीक है, जो घूमता है, ऐसे प्रकार के कार्बन ब्रशेस पर लगे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चारों तरफ घूमता है ऐसे, इसके अंदर गोल गोल टाइप का लगा होता है, तो वही हमारा क्या होता है, रोटर होता है, वही घुमाता है। रोटर का नाम से के लिए, रोटर मतलब रोटेट करने वाला, ठीक है। तो सबसे पहली बात, डीसी मोटर जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, चुंबकीय खिंचाव बल पे, चुंबकीय खिंचाव पे काम करता है, ठीक है। और क्या होता है, इसमें 2 में सप्लाई दी जाती है। पहली सप्लाई कहाँ दोगे, स्टेटर में, यानी कि बॉडी में दोगे, और दूसरी सप्लाई कहाँ दोगे, दूसरी सप्लाई हम लोग रोटर में देते हैं। दूसरी सप्लाई कहाँ देते हैं, दूसरी सप्लाई हम लोग रोटर में दी जाती है, ठीक है ना। अब इस तरह से फिगर होता है, ठीक है। ये डीसी सीरीज मोटर का बना हुआ है फिगर ये, ठीक है। किसका बना है, डीसी सीरीज मोटर का फिगर बना हुआ है। इसमें क्या होता है, वही चीज़ है जैसे डीसी सीरीज जनरेटर पड़ा था, उसका भी फिगर ऐसे ही था। तो उसमें भी क्या होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर के किस में लगी होती है, सीरीज में लगी होती है, ठीक है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है और लोड के भी सीरीज में लगी हुई है, ठीक है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है। तो देखो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है कि डीसी सीरीज मोटर में, डीसी सीरीज मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर और लोड के सीरीज में लगी होती है, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होता है आर्मेचर और लोड के सीरीज में लगी होती है। अब सीरीज में लगी है तो वायर कैसा होगा, मोटा होगा। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो वायर होता है कैसा होता है, मोटा होता है। वायर मोटा होगा तो लपेटों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लपेटों की संख्या कम होगी तो रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान भी कम हो जाता है। तो ये सब बात तो क्लियर हो गई होगी पहले से ही, ठीक है। अब देखो, इस मोटर को घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है समझो, यानी कि डीसी मोटर की घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए, नियंत्रण मतलब कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल, ठीक है, ठीक है। घूर्णन गति मतलब घूमने के लिए, यानी डीसी मोटर जो घूम रही है उसको अगर हमें नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है, तो किस विधि का प्रयोग करोगे, तो टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग करते हैं। टैप्ड, क्या, टैप्ड, ठीक है।
टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डीसी तो मोटर की घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए मोटर की कोई भी मोटर हो मतलब, तो मोटर की घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए हम लोग टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विशेषता की। इस मोटर की क्या क्या विशेषता होती है? वही चीज़ विशेषता होती है जो डीसी सीरीज जनरेटर में था। डीसी सीरीज जनरेटर में क्या था, उसको बिना लोड के नहीं स्टार्ट करते थे। क्यों नहीं स्टार्ट करते थे? क्योंकि उसका क्रांतिक प्रतिरोध का मान क्या होता था? ज़्यादा होता था। ठीक है, तो क्या होता था कि इसको लोड के साथ स्टार्ट नहीं करते थे। अगर लोड के साथ स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है, बिना लोड के अगर स्टार्ट कर दोगे डीसी सीरीज मोटर या जनरेटर को, तो उसकी स्पीड कैसी हो जाती? अनंत हो जाती है, मतलब वो मोटर कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि इस प्रकार की मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस मोटर की स्पीड कैसी हो जाती है? अनंत हो जाती है अगर बिना लोड के स्टार्ट करोगे। ठीक है, इस मोटर के लोड घटने और बढ़ने के साथ, ठीक है, इस मोटर की स्पीड लोड के घटने व बढ़ने पर क्रमशः क्या होती है? बढ़ती और घटती है। ठीक है, अगर इस मोटर पर लोड अगर घटेगा तो स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। अगर लोड बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी? घटेगी। बेसिकली बात है। ठीक है, अब कोई भी मान लो, अब ये डीसी सीरीज मोटर है। तुम ज़रा सोचो, कल्पना करो आंख बंद करके। ठीक है, सोचो डीसी सीरीज मोटर है, इसको बिना लोड के स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से चलेगी, इतना तेज़ी से चलेगी कि हम रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, अब उस पर हम लोड तभी तो इस मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अब लोड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जब लोड के साथ स्टार्ट करेंगे तो इस मोटर की गति कभी अनंत पे पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। अनंत पे पहुंचेगी? कभी नहीं पहुंचेगी। तभी तो लोड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि लोड हमने बढ़ाया तो स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो वही चीज़ तो हुई, अनंत से घट रही है। तो वही चीज़ देखो यहाँ लिखी, आँख खोल लो। ठीक है, तो इस मोटर की स्पीड को लोड अगर घटेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लोड अगर बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो वही चीज़ है, लोड के साथ स्टार्ट करो तो स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। नहीं, लोड हमने बढ़ाया तो स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और लोड घटा दिया तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़ डीसी जनरेटर में भी था कि लोड के घटने और बढ़ने के साथ भी क्या होता था? बढ़ता और घटता था। ठीक है, और शंट में क्या था? शंट में कुछ नहीं था। शंट में क्या था? स्थिर रहता था, तो इसमें भी स्थिर रहेगा। ठीक है, उपयोग क्या है? डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो बेसिकली बात है कि ये मोटर रुकती नहीं है। ये मोटर को अगर बिना लोड के स्टार्ट करोगे तो मोटर की चाल कैसी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। अनंत हो जाएगी मतलब इसका टार्क बहुत है, ज़्यादा है टार्क। इसको रोकने के लिए हमें लोड लगाना पड़ता है। इसको रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? लोड लगाना पड़ता है इस मोटर को रोकने के लिए। बिना लोड के स्टार्ट करेंगे तो इस मोटर की जो स्पीड है कैसी हो जाती है? अनंत हो जाती है। यानी इस मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि इसका लोड क्या होता है? ज़्यादा, मतलब इसका टार्क क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, इस मोटर का उपयोग कहाँ करेंगे? उच्च टार्क वाली मशीनों में किया जाता है। कहाँ करेंगे? उच्च टार्क वाली मशीनों में किया जाता है, जिसका टार्क क्या हो? उच्च हो। ठीक है, जिसकी स्पीड क्या हो? ठीक है, और इस मोटर का उपयोग उच्च टार्क वाली मशीनों में किया जाता है और जिसकी स्पीड क्या होती है? बहुत कम होती है। जिसकी स्पीड क्या होती है? बहुत कम होती है। जैसे क्रेन मोटर होगी। अब क्रेन देखो, क्रेन गाड़ी देखी है? अब क्रेन गाड़ी में किसका यूज किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस पे बिना, अब देखो क्रेन होती है, जो क्रेन लोड उठाने वाली होती है। ठीक है, जब लोड उठाया जाता है तो वो कितना भारी सामान उठाता है, कितना उस पर लोड दिया जाता है। अगर उस पर लोड ना दिया जाए तो वो मोटर कभी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी हमेशा। तो देखो क्रेन वगैरह का यूज कहाँ किया जाता है? बहुत बड़े बड़े औजार उठाने में किया जाता है क्रेन का। ठीक है, और क्रेन की स्पीड कैसी होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि इस पर हमने लोड ही इतना डाल दिया। जब लोड जितना ज़्यादा डालोगे स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ देखो लिखा हुआ है कि इस मोटर का उपयोग उच्च टार्क वाली, टार्क कैसा होता है? उसका उच्च होता है। जब टार्क उच्च होता है, ठीक है, तो इस मोटर का उपयोग उच्च टार्क वाली मशीनों में किया जाता है। ठीक है, और जिसकी स्पीड क्या होती है? बहुत कम होती है। जिस हिसाब से क्या, जैसे क्रेन मोटर हो गया, ठीक है, हमारे ट्रक हो गए,
ट्रैक्शन कारों मतलब जो लोड वाले कार होते हैं, जो घसीटने वाले, ट्रैक्शन मतलब घसीटने वाले जो काम होते हैं उसको, ठीक है। यानी कि एक लोड को उठा के दूसरी जगह उठा के रखना, वही होता है ट्रैक्शन कार। ट्रक वगैरह में करते हैं और होस्ट में भी करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो टार्क होता है ना, जो टार्क होता है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे जो नहीं हो रहे थे डीसी जनरेटर में, वो इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जो टार्क होता है, ठीक है, जो टार्क होता है वो क्या होता है, स्पीड के विथ समानुपाती होता है। स्पीड के क्या होता है, विथ समानुपाती होता है टार्क। इस डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा। तो जो टी होता है वो समानुपाती होता है किसके, 1/n के। अगर मोटर की स्पीड बढ़ेगी तो टार्क क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर स्पीड कम होगी तो टार्क क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। तो टार्क क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो वही चीज़ है कि टार्क जो है वो विथ समानुपाती है किसके, स्पीड के, ठीक है। और क्या होता है, एक टार्क होता है इसमें, इसी मोटर का जो टार्क होता है वो फाई और आर्मेचर करंट के क्या होता है, समानुपाती भी होता है, ठीक ना। स्पीड के विथ समानुपाती होगा, लेकिन आर्मेचर में धारा और फाई यानी कि फ्लक्स के क्या होता है, समानुपाती भी होता है। तो ये दोनों पॉइंट हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। देखो लिखा हुआ है कि टार्क जितना ज़्यादा, ठीक है, टार्क जितना ज़्यादा उसको घुमाने में उतनी ही ज़्यादा शक्ति लगेगी, ठीक है। यानी टार्क जितना ज़्यादा होगा उसको घुमाने में उतनी ही शक्ति लगेगी। टार्क मतलब होता है कि एक तरह से मजबूतपन, जैसे कि दरवाज़ा होता है, दरवाजे में भी टार्क होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, दरवाज़ा टाइट हो जाता है, तो टाइट हो जाता है मतलब उसमें हमें ज़्यादा फोर्स देना पड़ो, यानी उस दरवाजे का टार्क क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो वही चीज़ है, जिसका टार्क जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको हमें घुमाने के लिए उतनी ही ज़्यादा क्या देनी पड़ती है, शक्ति देनी पड़ती है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। सबसे पहली बात, टार्क क्या होता है, स्पीड के विथ समानुपाती होता है, और लेकिन टार्क जो होता है वो फाई और आर्मेचर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है डीसी मोटर के लिए, ठीक है। और डीसी जनरेटर के लिए भी होता है, सीरीज के लिए, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर के लिए ये चीज़ होती है, ठीक है। अब बात करते हैं डीसी शंट मोटर की। किसकी बात करते हैं, शंट मोटर की बात करते हैं। तो इसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर के कैसे लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है। आर्मेचर के कैसे लगा हुआ है, देखो पैरेलल में लगा हुआ है। तो इसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के पैरेलल में लगी हुई है, ठीक है। अब वही परिभाषा घिसी-पिटी है, समझ लो क्या है कि डीसी शंट मोटर की शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर और लोड की किस में लगी होती है, पैरेलल में लगी होती है। अब पैरेलल में लगी है तो वायर कैसा होगा, वायर हमारा कैसा होगा, पतला होगा। वायर पतला है तो लपेटों की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब लपेटों की संख्या ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इस मोटर की क्या विशेषता है, ठीक है, डीसी शंट मोटर को बिना लोड के ही स्टार्ट करना चाहिए, इसमें लोड नहीं लगाना चाहिए। तो वही चीज़ इसमें डीसी शंट जनरेटर में भी था कि बिना लोड के इसको स्टार्ट करना चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, जनरेटर में भी था और ये मोटर में भी है। तो डीसी शंट मोटर को भी क्या करना चाहिए, बिना लोड के स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ देखो यहाँ पे भी है, डीसी शंट मोटर की स्पीड जो होती है लोड के घटने और बढ़ने पर क्या होती है, स्थिर रहती है, ठीक है। तो डीसी शंट मोटर की जो स्पीड होती है लोड के घटने और बढ़ने के साथ क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो वही चीज़ उसमें भी था, जनरेटर में भी था कि लोड के घटने और बढ़ने के साथ स्थिर रहती थी, ठीक है। अब स्थिर रहती है तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे, स्थिर वाले कार्यों में करेंगे, ठीक है, कि लोड घटे और बढ़े तब भी उसकी स्पीड पे कोई इफेक्ट ना पड़े। लोड घटे चाहे बढ़े उसकी स्पीड पर कोई इफेक्ट ना पड़े। लोड घटने बढ़ने का मतलब होता है बहुत कमी लोड, जैसे 4-5 किलो का लोड हो, घटे बढ़े तो तब उसकी स्पीड में कोई कमी ना है। अब बहुत ज़्यादा लोड घटा बढ़ा दोगे तो इफेक्ट तो आ ही जाएगा ना, ठीक ना। अब इस मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इस मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं, स्थिर लोड वाले कार्यों में किया जाता है, क्योंकि इसका लोड क्या होता है, स्थिर रहता है। क्योंकि लोड के घटने और बढ़ने पर भी इसकी स्पीड क्या रहती है, स्थिर रहती है, ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। कहाँ यूज करेंगे, प्रिंटिंग मशीनों में करेंगे। पूछा जाता है प्रिंटिंग मशीनों में किस मोटर का उपयोग किया जाता है, तो डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। प्रिंटिंग मशीन में करेंगे,
इसके बाद लकड़ी का रंदा जो काटने वाला होता है उसमें प्रयोग करेंगे। गोलियारी मशीन, ग्राइंडर, मिक्सचर ग्राइंडर में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। और जनरेटर यानी कि जनरेटर सेट में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मेन पॉइंट क्या रखना है, प्रिंटिंग मशीन और ग्राइंडर में, ठीक है। अब डीसी कंपाउंड मोटर की बात कर लेते हैं। अब डीसी कंपाउंड मोटर में वही पुरानी घिसी पिटी स्टोरी, ठीक है। साइंटिफिक इसमें क्या होता है, सीरीज और शंट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सीरीज के लिए देखो काम कर रहा है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो लोड और आर्मेचर की किस में लगी है, सीरीज में लगी है, देखो लगी हुई है, ठीक है। और शंट के लिए क्या होता है, जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर और लोड के क्या लगी, पैरेलल लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो वही चीज़ देखो लिखा है, डीसी कंपाउंड मोटर में दो प्रकार की क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो डीसी कंपाउंड मोटर में दो प्रकार की फील्ड वाइंडिंग प्रयोग होती है। पहली शंट फील्ड वाइंडिंग जो कि आर्मेचर के पैरेलल में लगी होती है, तथा दूसरी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के कैसे लगी होती है, सीरीज में लगी होती है, ठीक है। वही चीज़ है कि यदि डीसी कंपाउंड मोटर को लोड लगाकर स्टार्ट किया जाता तो किसकी भांति काम करेगा, डीसी सीरीज मोटर, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, माने लोड लगा के स्टार्ट करना चाहिए। अगर लोड लगा के स्टार्ट कर रहे हैं तो मशीन किसकी तरह काम करने लगेगी, डीसी सीरीज मोटर की तरह काम करने लगेगी। अगर बिना लोड के स्टार्ट कर रहे हैं इस मशीन को, अगर बिना लोड के स्टार्ट कर रहे हैं तो किसकी भांति काम करेगी, डीसी शंट मोटर की भांति काम करेगी। अब वही चीज़ है, जो डीसी कंपाउंड जनरेटर हो चाहे मोटर हो, ये भी कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो डीसी कंपाउंड मोटर कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला क्या है, कम्युलेटिव, ठीक है। पहला क्या है हमारा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, पहला क्या है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। और दूसरा क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। पहला हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और दूसरा क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब ये दोनों मोटरें भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है, यानी कम्युलेटिव भी दो प्रकार की होती है और डिफरेंशियल भी दो प्रकार की होती है। कम्युलेटिव दो प्रकार की कौन सी होती है, लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल भी दो प्रकार का होता है, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का फिगर देख लेते हैं कैसा होता है, ठीक है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का फिगर देख लेते हैं कि फिगर कैसा होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। चलिए देखिए, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर क्या होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव का मतलब होता है कि जिसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है, जिसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीधे क्रम में जुड़ी होती है। तो देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो वो आर्मेचर के किस में जुड़ी हुई है, सीधे, ये आर्मेचर है तुम्हारा, ये क्या है, आर्मेचर है। तो आर्मेचर के सीधे क्रम में जुड़ी हुई, आर्मेचर के सीधे क्रम में जुड़ी हुई क्या, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर क्या होता है कि जिसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीधे क्रम में जुड़ी होती है, वो क्या होती है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है, वो क्या होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है। इसमें भी देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये दोनों हैं, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी क्या है, आर्मेचर के सीधे क्रम में जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों फिगर किसके हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के हैं। तो ये भी फिगर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है और ये भी फिगर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है। तो पहली बात तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को पहचानने का तरीका क्या है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग से पहचानेंगे। सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर के सीरीज में लगी होनी चाहिए। सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्या होनी चाहिए, आर्मेचर के सीरीज में लगी होनी चाहिए। तो देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीधे क्रम में लगी हुई है। इसमें भी देखो जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग वो आर्मेचर के सीधे क्रम में लगी हुई है, सीरीज में लगी हुई है, ठीक है। ये दोनों फिगर कम्युलेटिव की है। अब इसमें लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट समझेंगे कि लॉन्ग शंट क्या होता है और शॉर्ट शंट क्या होता है, ठीक है। ये तो हो गई इतनी बात। अब बात करते हैं लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट क्या होता है, ठीक है। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट क्या होता है, तो लॉन्ग शंट क्या होता है, लॉन्ग शंट होता है हमारा कि जिसकी शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है, जिसकी शंट फील्ड वाइंडिंग, देखो ये शंट फील्ड वाइंडिंग, जिसकी शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के पैरेलल में लगी हो। देखो आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के पैरेलल में लगी, जिसकी शंट फील्ड वाइंडिंग, देखो जिसकी शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के पैरेलल में लगी हुई। तो देखो जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के भी पैरेलल में है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के भी पैरेलल में लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, देखो
पैरेलल में तो लगी हुई है ये, ऐसे करके, ठीक है। ये तो तुम्हारा क्या हो गया, लॉन्ग शंट का फिगर हो गया। किसका हो गया, लॉन्ग शंट, किसका, लॉन्ग शंट, ठीक है। तो ये चीज़ तो पहली समझ में आ, पहली बात तो कम्युलेटिव को कैसे पहचानना, सीरीज फील्ड वाइंडिंग से पहचानेंगे कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर की सीरीज में लगी है, बिल्कुल लगी है, क्योंकि जो इसके अंदर करंट जाएगी आर्मेचर में, वही इसके अंदर भी करंट जाएगी, ठीक है ना। और लेकिन शंट फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, इन दोनों के पैरेलल में लगी है। देखो इन दोनों के पैरेलल में लगी हुई है, इन दोनों की कहाँ लगी है, पैरेलल में लगी हुई है, ठीक है ना। अब देखो, अब बात करते हैं। अब देखो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, इन दोनों के आर्मेचर और इसके सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में कैसे लगी। देखो दिखाते हैं कैसे पैरेलल में लगी है। ये तुम्हारी डीसी सप्लाई जुड़ी है, यहाँ से करंट मान लो निकली ऐसे, ये ऐसे जाएगी, अब इस पॉइंट पे आएगी, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, बट जाएगी। तो एक करंट इधर जाएगी और एक करंट इधर जाएगी। तो देखो जो इधर करंट जाएगी, जो आर्मेचर से जाएगी करंट, वही तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, करंट बदल गई, यहाँ पे करंट बदल गई। इसका मतलब इन दोनों में जो करंट सेम थी, लेकिन इसमें करंट बदल गई। इसका मतलब बदल गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में लग हो गए। लेकिन जो हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर, ये दोनों किस में, सीरीज में है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या पहचाना, कम्युलेटिव पहचाना। कम्युलेटिव को पहले सीरीज फील्ड वाइंडिंग से पहचानेंगे कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर की सीरीज में लगी है। तो देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर की सीरीज में लगी है। उसी प्रकार से इस वाले फिगर में भी देखो सीरीज फील्ड वाली आर्मेचर की सीरीज में लगी, हाँ लगी है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कम्युलेटिव का फिगर है, ठीक है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का फिगर है या फिर जनरेटर का फिगर है। अब हम पहचानेंगे लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट क्या होता है। लॉन्ग शंट क्या पहचानेंगे, तो लॉन्ग शंट क्या होता है कि जिसमें शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर, ठीक है, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के किस में लगी है, पैरेलल में लगी है। ये तो हो गया तुम्हारा लॉन्ग शंट, क्या हो गया, लॉन्ग शंट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट शंट की। किसकी बात करते हैं, शॉर्ट शंट की। शॉर्ट शंट में क्या होता है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, शॉर्ट का मतलब नाम छोटा, यानी कि शॉर्ट का मतलब छोटा, शंट फील्ड वाइंडिंग केवल आर्मेचर की सीरीज में लगी, देखो लगी है केवल, देखो ये आर्मेचर की सीरीज में लगी है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक, इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फिगर किसका हो गया, शॉर्ट शंट का फिगर हो गया। आई होप कल क्लियर नहीं हुआ होगा, आज ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। ये किसका फिगर है, शॉर्ट शंट का फिगर है। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। अब देखो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या, सबसे पहले सीरीज फील्ड वाइंडिंग से पहचानेंगे। देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है वो उल्टे क्रम में जुड़ी हुई, उल्टा जुड़ा हुआ है। उल्टा जुड़ा हुआ कैसे, आर्मेचर से। इसका मतलब डिफरेंशियल कंपाउंड है। इसमें भी देखो जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो उल्टे क्रम में जुड़ी हुई, किससे, आर्मेचर से। इसका मतलब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का फिगर है। अब लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट पहचानेंगे। अब लॉन्ग शंट क्या है, ये हमारा लॉन्ग शंट का फिगर है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है वो, सॉरी शंट फील्ड वाइंडिंग जो है वो सीरीज के और आर्मेचर दोनों के किसमें लगा है, पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये हमारा फिगर किसका हो गया, लॉन्ग शंट का फिगर हो गया। किसका हो गया, लॉन्ग शंट का फिगर हो गया ये हमारा, ठीक है। ये लॉन्ग शंट का फिगर हो गया। अब बात करते हैं इसकी। इसमें देखो जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, वो केवल आर्मेचर के पैरेलल में लगी है ठीक है। तो इसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो किसके पैरेलल में लगी, केवल आर्मेचर के पैरेलल में लगा हुआ है। तो देखो केवल आर्मेचर के पैरेलल में लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये फिगर किसका है, ये शंट फिगर का है, शॉर्ट किसका है, शॉर्ट शंट फिगर का, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, ये शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का फिगर है। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो पेज था, ये जो पेज है, ये पेज तो चलो ठीक लगा हुआ है, ये वाला पेज भी ठीक लगा हुआ है। इसके बाद क्या है कि इस वाले पेज को छोड़ दो, इसके बाद ये डायरेक्ट इधर आ जाओ। इसके बाद तुम्हें ये वाला पेज नोट करना था, ये पेज, ये यहाँ लिखा हुआ है, समझे, ये, ठीक है। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के बारे में पढ़ लिया। अब देखो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग देख लेते हैं। जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है उसका यूज कहाँ करते हैं, तो डिफरेंशियल, ठीक है। डिफरेंशियल का मतलब हमने बताया था पैरेलल,
ठीक है। कम्युनिटी का मतलब बताया था सीरीज। डिफरेंशियल, तो इस मोटर का उपयोग किया जाता है जिसमें क्या होगा, पूर्ण प्रतिरोध का मान नियत रहता है। इस मोटर का प्रयोग किया जाता है ठीक है, कहाँ किया जाता है, जिनमें पूर्ण प्रतिरोध का मान नियत रहे, जैसे बैटरी और चार्जिंग सेट और बूस्टर। हमने बताया डिफरेंशियल का मतलब शंट का मतलब यानी कि पैरेलल शंट मोटर, यानी डीसी शंट मोटर, यानी कि डीसी शंट मोटर का प्रयोग जहाँ करेंगे उसका प्रयोग हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में भी करते हैं। देखो, डीसी शंट मोटर में क्या होता है, लोड के घटने और बढ़ने के साथ क्या होता है, हमारा स्पीड क्या होती है, नियत रहती है। तो स्पीड नियत रहती है, तो बैटरी को स्पीड कैसी चाहिए, नियत, क्योंकि डीसी होती है सीधे चलती है, नियत चाहिए। तो देखो, बैटरी चार्जिंग के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का भी प्रयोग करते हैं और डीसी शंट मोटर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बूस्टर के तौर में भी किया जाता है, बूस्टर के तौर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, ठीक है। अब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करते हैं। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, इस मोटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्थिर और परिवर्तित दोनों लोड के लिए किया जाता है। मतलब इस मोटर का उपयोग स्थिर और परिवर्तित मतलब परिवर्ती वेरिएबल दोनों लोड के लिए किया जाता है, किसका, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। इसका उपयोग प्रेस में किया जाता है, एलिवेटर में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रेस में भी किया जाता है और एलिवेटर में भी किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब डीसी मोटर में अधिकतम पावर चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए, जैसे डीसी मोटर तुम चला रहे हो, ठीक है, क्या चला रहे हो, डीसी मोटर तुम चला रहे हो, ठीक है। और डीसी मोटर तुम चला रहे हो, उसमें तुमको चाहिए अधिकतम करंट, कि हमें सबसे ज़्यादा पावर चाहिए, कि हमें सबसे ज़्यादा अधिकतम करंट कहाँ मिलेगी, अधिकतम पावर कहाँ मिलेगी। यानी डीसी मोटर से तुम अधिक से अधिक पावर लेना चाहते हो, तो अधिकतम पावर के लिए क्या शर्त होती है, कि जो बैक ईएमएफ होता है वो आधा होना चाहिए, किसका, सप्लाई वोल्टेज की। अगर सप्लाई वोल्टेज तुम्हारी 240 वोल्ट है, तो बैक ईएमएफ जो होता है वो तुम्हारा कितना होना चाहिए, 120 वोल्ट होना चाहिए। तब हमारी जो मोटर है वो कैसी होती है, अधिकतम पावर देगी तब, ठीक है। बैक ईएमएफ जानते हो ना, यानी लेंज का नियम जो होता है कि जिससे उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है, ठीक है, लेंज का नियम। यानी कि अगर इस तरफ अगर पावर लग रहा है तो लेंज के हिसाब से एक पावर इधर भी लगाने वाला पैदा हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम, समझो एक तरह से, ठीक है। तो जो अब ये कंडीशन है कि डीसी मोटर के लिए अधिकतम पावर के लिए क्या शर्त होती है, अधिकतम पावर के लिए शर्त होती है जो बैक ईएमएफ होता है वो सप्लाई का कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। बैक ईएमएफ जो होता है आधा होगा, किसका, सप्लाई वोल्टेज का अगर आधा है तो वो शर्त किसकी हो जाएगी, डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए शर्त बन जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई डीसी शंट मोटर है, अगर उसकी फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो उस मोटर की स्पीड कैसी हो जाएगी, तब उस मोटर की स्पीड हो जाएगी अनंत, ठीक ना। ये सब फिक्स पॉइंट है, मतलब कि कोई डीसी शंट मोटर है, उस डीसी शंट मोटर की वाइंडिंग क्या हो जाती है, खुल जाती है। अगर उस डीसी शंट मोटर की वाइंडिंग खुल जाती है तो उस मोटर की स्पीड कैसी हो जाएगी, तो उस मोटर की स्पीड कैसी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, ठीक है। तो उस मोटर की स्पीड कैसी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। मोटर कैसी है, शंट मोटर। तो लिख के आएगा बाकायदा कि शंट मोटर है, ठीक है, कोई एक शंट मोटर है, उसकी जो वाइंडिंग खुल जाती है तो उस मोटर की स्पीड कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, ठीक है। अगर डीसी सीरीज मोटर हुई, अगर कैसी हुई, सीरीज मोटर हुई। अब जैसे शंट मोटर के लिए तो ये कंडीशन हो गई। अब सीरीज मोटर के लिए, सीरीज मोटर अगर होगी, अगर उसकी वाइंडिंग खुल जाए तो वो मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो वो मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन टाइप बना के उसको लिख लो अपने पास, ठीक ना, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब डीसी मोटर में अधिकतम पावर उस समय उत्पन्न होती है जब मोटर बैक ईएमएफ जो वोल्टेज का कितना होता है, आधा होता है। वही पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट है वो यही लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट में बंद है वही पॉइंट लिखा हुआ है कि डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए क्या होता है, बैक ईएमएफ जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज का कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो EB बराबर क्या लिखा है, V/2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार डीसी जनरेटर में अगर तुम्हें अधिकतम पावर चाहिए, अगर डीसी जनरेटर में भी अधिकतम पावर चाहिए, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें जो वोल्टेज होता है वो बैक ईएमएफ कितना होता है, आधा होना चाहिए,
ठीक है। तो डीसी जनरेटर में क्या होता है, डीसी जनरेटर में क्या होता है कि सप्लाई वोल्टेज जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, बैक ईएमएफ का आधा होना चाहिए डीसी जनरेटर के लिए। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है। अब देखो ये छठा पेज था, ये तुम्हारा कौन सा पेज था, मतलब इसका छठा पेज था। ठीक है, इसका छठा पेज था। और 7वें पेज पे आते हैं, किस पे आते हैं, 7वें पेज पे आते हैं। तो ये तुम्हारा 7वां पेज है। इसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा तुम्हारा, ये वाला पेपर, ये वाला पेज है। ठीक है। अब इसके बाद ये वाला पेज है कि डीसी मोटर में विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होता है। पढ़ चुके हो, ई बी बराबर, कल ही पढ़ो, ई बी बराबर क्या होता है, 5ZNP/60 है, याद कर लो इसको, बाकायदा बताया था। ई बी का मतलब क्या है, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ या फिर क्या बोलते हैं इसको, काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं इसको। बैक ईएमएफ को काउंटर ईएमएफ भी बोला जाता है। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसको वेबर में नापा जाता है। एन क्या है, स्पीड होती है, आरपीएम में नापी जाती है। पी क्या है, ध्रुवों की संख्या है। ए क्या है, आर्मेचर में चालकों की संख्या है, आर्मेचर में क्या है, चालकों की संख्या है। ए क्या है, समांतर पथों की संख्या होती है जो कि आर्मेचर में होती है। आरपीएम का मतलब क्या होता है, राउंड पर मिनट। ठीक है, राउंड पर मिनट होता है आरपीएम का। ठीक है, हमने कल, ठीक है, राउंड पर मिनट या फिर क्या होता है, रेगुलेशन पर मिनट, या फिर क्या होता है, रेगुलेशन पर मिनट, बात एक ही है। राउंड पर मिनट बोलो या फिर रेगुलेशन पर मिनट बोलो। ठीक है, ये होता है आरपीएम का मतलब। कल हमने शायद आरपीएम का मतलब रेगुलेशन पर मिनट ही बोला था शायद ना, तो इसको राउंड पर मिनट भी बोल सकते हैं और रेगुलेशन पर मिनट तो बोलते ही हैं। तो ये तो फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये कुछ मतलब कि उसी फॉर्मूले बेस पे ई पी बराबर 5ZN पे जो बैक ईएमएफ होगा वो किस पे निर्भर करता है, इस फॉर्मूले पे निर्भर करेगा। हमारा जो बैक ईएमएफ होगा 5 पे निर्भर करेगा, जेड पे निर्भर करेगा, एन पे करेगा, पी पे करेगा, और समांतर चालकों पे की संख्या पर भी निर्भर करेगा, और समांतर चालकों पे भी, समांतर पथों की संख्या पे भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, लिखा हुआ डीसी मोटर का जो विद्युत वाहक बल है, डीसी मोटर का जो विद्युत वाहक बल है वो निम्न पर निर्भर करता है। किस पे करेगा, फ्लक्स पे करेगा। इस सवाल में कि उसमें क्या फ्लक्स है हमारा, फ्लक्स पे करेगा, स्पीड यानी एन पे भी करेगा, चालकों की संख्या पे भी करेगा, और पोलों की संख्या पी पे भी करेगा, और चालकों की संख्या ए पर भी करेगा। यदि इन सभी का मान घटे या बढ़े, ई बी का मान भी घटता और बढ़ता है। तो देखो ई बराबर क्या होता है, 5ZNP/, में क्या आता है, 60 है, यही तो है। अब कह रहा है फ्लक्स, देखो फ्लक्स, और क्या स्पीड यानी कि एन, और क्या चालकों की संख्या यानी कि जेड, और पी क्या है, पोलों की संख्या। ठीक है, जेड हो गया चालकों की संख्या। अब कह रहा है इन सभी का मान घटे या बढ़े, यानी कि ये किसके समानुपाती है, सबके क्या है, समानुपाती है। ई के समानुपाती है, फाई भी है समानुपाती, जेड भी है, एन भी है, पी भी है, लेकिन ए समानुपाती नहीं, ए विथ का समानुपाती है। तो ई का मान बढ़ेगा तो इन सब का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, यदि इन सभी का मान घटे या बढ़े तो ई बी का मान भी क्या होता है, घटता और बढ़ता है। ठीक है, आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, कल पढ़ चुके हो, एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। ठीक है, तो आर्मेचर में कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है, आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। एक होती है हमारी लैप वाइंडिंग, एक क्या होती है, लैप वाइंडिंग, और दूसरी क्या होती है, वेव वाइंडिंग। पहली होती है लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। ठीक है, लैप वाइंडिंग क्या होती है, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर पी होता है, यानी कि आर्मेचर में चालकों की संख्या बराबर क्या होता है, पोलों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो लैप वाइंडिंग क्या होती है, ठीक है, लैप वाइंडिंग क्या होती है, लैप वाइंडिंग में कार्बन ब्रशों की संख्या पोलों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। लैप वाइंडिंग में कार्बन ब्रशों की जो संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है, तथा समांतर पथों की संख्या भी पोलों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। कल चीज़ बता चुके हैं हम। ठीक है, तो लैप वाइंडिंग में क्या होती है, कार्बन ब्रशों की संख्या पोलों की संख्या की बराबर होती है, यानी कार्बन ब्रश की संख्या जो होती है वो पोलों की संख्या के भी क्या होती है, बराबर होती है, तथा समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। ए बराबर पी होता है, ए बराबर पी तो होता है, और कार्बन ब्रशों की संख्या भी बराबर होती है, किसके, ए के बराबर होती है। ठीक है, तो कार्बन ब्रशों की संख्या पोलों की संख्या की भी बराबर, कार्बन ब्रश की क्या होती है, पोलों की संख्या के बराबर होगी, यानी कि ए के बराबर भी बोल सकते हो।
क्योंकि ए बराबर पी है, बराबर में क्या है कार्बन ब्रश लिख सकते हो, यानी ए बराबर पी बराबर क्या हो जाएगा कार्बन ब्रश, बराबर में क्या हो जाएगा कार्बन ब्रश हो जाएगा। ठीक है, तो लैप वाइंडिंग ये होती है। लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी या रखो याद, लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी, कार्बन ब्रश तो बराबर होते ही हैं। वेव वाइंडिंग में याद ही नहीं करना है कुछ, सीधा वेव वाइंडिंग में क्या होता है ए बराबर 2 होता है, समांतर पथों की संख्या 2 होती है। कार्बन ब्रश भी कितने होते हैं, कार्बन ब्रश भी 2 होते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देखो इस पे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है, एक लैप वाउंड 8, वाउंड का मतलब होता है वाइंडिंग, वाउंड का मतलब क्या होता है वाइंडिंग। ठीक है, एक लैप वाउंड में 8 पोल वाले आर्मेचर, ठीक है, में 800 चालक हैं। 8 पोल यानी कि पी का मान दे रखा है कितना, 8 दे रखा है। वाइंडिंग कैसी है, वाउंड वाली वाइंडिंग है। और वाउंड वाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है पी, यानी कि तुमने लिख लिया, क्या लिख लिया, ए बराबर पी बराबर क्या दे रखा है 8 दे रखा है। ठीक है, 800 चालक हैं, 800 क्या है चालक है, 800 चालक है मतलब क्या है जेड का मान दे रखा है, जेड का मान कितना दे रखा है 800 दे रखा है। ठीक, 800 चालक हैं, फ्लक्स का मान क्या है 15 मिली वेबर। ठीक है, 15 मिली वेबर प्रति पोल है, 15 मिली वेबर प्रति पोल है। तो फाई का मान लिख लिया क्या 15 मिली वेबर प्रति पोल लिख लिया। यदि आर्मेचर की घूर्णन गति 500 आरपीएम हो, आर्मेचर की घूर्णन गति 500 यानी स्पीड दे रखा है, यानी एन का मान क्या दे रखा है 500 आरपीएम दे रखा है। ठीक है, तो जनरेटर में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान यानी ईबी का मान, बैक ईएमएफ का मान बताना है। किसका मान बताना है, बैक ईएमएफ का तुमको मान बताना है। तो लगा लो फॉर्मूला, ई बराबर क्या होता है 5ZENP अपॉन में 60 है, ई बराबर 5ZENP अपॉन में 60 है। मान रख दिया, फाई का मान कितना है 15, 15 लिख दिया। जेड का मान कितना है 800, 800 लिख दिया। एन का मान कितना है 500, 500 लिख लिया। पी का मान कितना है, पोल कितने हैं 8 है। अब ये किस में दे रखा था, मिली में दे रखा था। अब देखो 60 × 60, अब ए का मान कितना 8 हो गया। किस में दे रखा था, मिली में, तो मिली को किस में चेंज करें, मिली वेबर को चेंज करेंगे वेबर में। ठीक है, तो इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -3, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -3, मिली को वेबर में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है 10 की पावर -3 मिली होते हैं। ठीक है, 10 की पावर -3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। हल करोगे तो कितना आ जाएगा 100 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 100 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में अगर प्रॉब्लम हो तो बता देना हमको, तो सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक 4 पोल वाले वेव वाइंडिंग, कैसा है वेव, उसमें क्या थी लैप वाइंडिंग थी, उसमें क्या थी लैप, तो लैप में क्या होता है ए बराबर पी। इसमें कैसी वाइंडिंग है, इसमें तुम्हारी वाइंडिंग है कैसी है वेव वाइंडिंग है, कैसी वाइंडिंग है वेव वाइंडिंग। और वेव वाइंडिंग में क्या होता है, ठीक है, ठीक है, वेव वाइंडिंग में देखो लैप वाइंडिंग तो ए बराबर पी होता है, लैप वाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है पी होता है। ठीक है, और वेव वाइंडिंग में क्या होता है फिक्स होता है, वेव वाइंडिंग में ए बराबर कितना होता है 2 होता है। वेव वाइंडिंग में ए बराबर कितना होता है, वेव वाइंडिंग में आर में ए बराबर होता है 2। ठीक है, ठीक, तो बोल रहा 4 पोल यानी पी का मान कितना दे रखा है 4, पी का मान दे रखा है 4, 4 पोल वाले वेव वाउंड यानी ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 2। ठीक है, वेव वाउंड आर्मेचर में 51 स्लॉट हैं, 51 क्या है स्लॉट है। ठीक है, और प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक हैं, यानी जेड का मान दे रखा है, जेड का मान यानी 51 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक है, यानी 51 × 20। ठीक है, यदि प्रेरित ईएमएफ का मान इतना वोल्ट यानी ईबी का मान दे रखा है, इसमें बैक ईएमएफ का मान दे रखा है ईबी का मान 375 वोल्ट हो और आरपीएम कितना हो 1500 आरपीएम हो, यानी कि क्या दे रखा है एन का मान दे रखा है, एन का मान कितना दे रखा है 1500 आरपीएम। ठीक है, तो प्रति पोल फ्लक्स का मान बताना है, इसमें हमको फाई का मान बताना है, किसका मान बताना है फाई का मान बताना है। लिख लो ई बराबर 5ZN अपॉन में पी, ई बी का मान कितना है 375 लिख लिया बराबर, फाई नहीं पता था तो फाई लिख लिया, इंटू जेड यानी 51 × 20
क्योंकि 51 स्लॉट थे और प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक थे, इंटू एन का मान मतलब स्पीड कितनी थी 1500 RPM लिख लिया, इंटू पी कितने पोल कितने थे 4, अपॉन में 60 है, ए बराबर कितना था 2, ए बराबर 2 था क्योंकि कैसी वाइंडिंग थी वेव बाउंड थी, ठीक है, इसलिए ए बराबर 2 हो गया। सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो तो बताना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सॉल्व करके, इतना आ जाएगा, ठीक है। ठीक ना। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक ही ऐसा आ जाएगा वेबर प्रति पोल। इसको अगर हम मिली में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो भाग देंगे 10⁻³ से तो ऊपर क्या जाएगा, ऊपर अगर उसको भेजेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, यानी 3 पॉइंट इधर खसकाएंगे तो 7.35 हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डीसी मशीन में 6 पोल सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, कैसी वाइंडिंग है लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग में होता है ए बराबर पी, ए बराबर क्या होता है पी, ठीक है। तो यानी कि बराबर क्या है ए, यानी पी का मान है 6 तो ए का मान भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक डीसी मशीन में 6 पोल सिंप्लेक्स लैप वाउंड आर्मेचर में प्रयोग किया जाता है यदि आर्मेचर में 72 कुंडलियों में और प्रत्येक कुंडली में 12 क्या हो लपेटे हो, यानी कि जेड का मान दे रखा है, जेड का मान कितना रखा है ये 72 × 12, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स का फाई का मान दे रखा है 0.039 वेबर हो, मिली में नहीं दे रखा है तो अच्छी बात है, चेंज नहीं करना पड़ेगा, वेबर हो। और घूर्णन गति 400 RPM हो, यानी कि जेड का मान दे रखा है, सॉरी एन का मान दे रखा है कितना 500 RPM, एन का मान कितना दे रखा है एन का मान 500 RPM, एन का मान 400 RPM है, यहाँ 500 लिख दिया है, यहाँ 400 है, ठीक है। एन का मान क्या है 400 RPM रख लो, बैक ईएमएफ यानी में बताना ईएमएफ ज्ञात करना, ई बी बराबर 5 1 में 60 है, फाई का मान लिख दिया 6, जेड का मान लिख दिया हमने, ठीक है 6, देखो 5, पी का मान रखा है जब पी क्या पोल है, ठीक है, पी का मान पहले लिख दिया है, फाई का मान 0.039 इंटू एन का मान लिख दिया है 72 × 12, ठीक है, इंटू इसके बाद हमने किसका मान रखा है एन का मान रख लिया, एन का मान कितना है 400 RPM, तो 400 RPM लिख लिया, अपॉन में 60 ए बराबर पी, यानी पोलों की संख्या बराबर है, अपॉन में 6 हो गया। जब इसको काट पीट के सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा लगभग, ठीक है ना, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना। वैसे सवाल पूछता है इतने लंबी नहीं पूछता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपने आप लगाना, ठीक है, चौथा क्वेश्चन, उसके बाद कमेंट बॉक्स में बता देना हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टार्टर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्टार्टर की बात करते हैं, ठीक है। स्टार्टर क्या होता है, स्टार्ट करने वाला, स्टार्टर क्या होता है स्टार्ट करने वाला, यानी कि किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, स्टार्टर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, काफ़ी रात हो गई है यार, ठीक है 1 बज रहा रात का, ठीक है ना। तो अब मॉर्निंग में इसके आगे की वीडियो बनाते हैं, दूसरी वाली वीडियो में पूरा ये डीसी मोटर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है, चलो बाय।